तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं तथा बायोमेडिकल रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल सिस्टम, फजी मैथमेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन तथा मल्टी ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशनरी ऑप्टिमाइजेशन जैसे विषयों पर शोध में प्रवृत्त हैं। इसके अतिरिक्त आप अनेक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादक आदि पदों से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि वे आप सबका मार्गदर्शन। इंट्रोडक्शन से इतना सुंदर परिचय दिया आपने। मैंने तो इंग्लिश में लिख के दिया था, इसका हिंदी ट्रांसलेशन इन्होंने यहाँ पे किया है, काफ़ी खूबसूरत है। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि मुझे आज बुलाया इस संगोष्ठी में और आपसे बात करने का मौका मिला। मंचासीन अतिथि माननीय डॉक्टर अग्रवाल सर, मेरे सीनियर प्रोफेसर धनंजय गुप्ता सर, वरिष्ठ साइंटिस्ट दीपक जी, साइंटिस्ट जय जी, अरोड़ा सर एंड राहुल श्रीवास्तव। संगोष्ठी का विषय जो है काफ़ी सामयिक है, मैं कहूँगा सामयिक का मतलब कॉन्टेम्प्रेरी। बहुत ज़रूरत थी हमें हिंदी भाषा में और तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली की, और मैं कहता हूँ बहुत सही समय में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा, हमारे हिंदी भाषा में जो भी तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली है, मूलतः वो संस्कृत भाषा से ली गई। और आने वाले समय में जब हम 5th और 6th जनरेशन के सुपर कंप्यूटर्स बना रहे होंगे, उस वक्त संस्कृत भाषा प्रिडोमिनेटली बहुत मुख्य तरह से इसको काम में लिया जाएगा। और अभी भी अगर आप बात करें कि सबसे मुश्किल जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की गई है नासा में, अगर तो उसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। किसी भी भाषा की दो चीज़ें होती है, एक तो भाषा है और एक लिपि है, दोनों को अलग अलग करके देखना होगा। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा रही है जिसकी कोई लिपि नहीं थी, शुरू में सिर्फ श्रुति थी, और फिर बाद में इसमें लिपि का आविष्कार जब होना शुरू हुआ तब इसको लिपिबद्ध किया गया अलग अलग तरह से। तो संस्कृत को अगर हम ये कहें कि हम देवनागरी में लिखते हैं तो वो गलत होगा। संस्कृत की अपनी कोई लिपि नहीं है। साउथ इंडियंस जो है वो अपनी लैंग्वेज है, मलयालम में है, तेलुगु में है, तमिल में लिखते हैं, बंगालीज बांग्ला में लिखते हैं, महाराष्ट्रियन मराठी में लिखते हैं, हम हिंदी भाषी लोग ज़्यादातर इसको देवनागरी में लिखते हैं। तो ये मान के चलना होगा कि संस्कृत भाषा जो है सबसे प्राचीन है, सबसे पहले अगर कोई भाषा का निर्माण हुआ था तो वो संस्कृत भाषा है। इसकी ग्रामर जैसे बाद में पाणिनि और पातंजलि ने मिलकर बनाई अलग अलग इरास में, और अब तक ये माना गया है कि इससे साइंटिफिक भाषा कोई अभी तक नहीं हुई। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि 2000 साल पुरानी हमारी जो साइंस है, बेसिकली अभी जो साइंस है उसको मैं ये कहूँगा कि 200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर माने कि क्रिश्चियन एरा में अगर हम चलें तो जितनी भी अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्र डेवलप हुए हैं, ये सारे की शब्दावली संस्कृत भाषा में मिल जाती है। आप खगोल शास्त्र की बात करें, आप वनस्पति शास्त्र की बात करें, आप संगणक की बात करें, हर एक चीज़ उसमें आपको पहले से मिल जाती है। कई सब्जेक्ट्स इस तरह के जैसे बॉटनी वनस्पति शास्त्र है, उसमें वनस्पति के जो प्रकार है संस्कृत भाषा में जितने प्रकार होते हैं तो बॉटनी की लैंग्वेज में भी नहीं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं 97% भाषाएं, उनका उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है, ऐसा माना जाता है। मैंने पोस्ट डॉक किया था न्यूजीलैंड से, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, वहाँ मेरे कुछ ईरानी दोस्त थे, तो वो काउंट करते थे एकम द्वय त्रय चतुर्थ पंचम, और मैं बड़ा खुश होता था। मैं कहता था ये तो हमारी संस्कृत है, और वो कहते थे हाँ ये हिंदी गिनती है। अंग्रेजों ने इसको बाद में अरेबिक नंबर बोल दिया, हालांकि अब उसमें भी करेक्शन हो गया। अगर आप विकिपीडिया पे देखें तो जो नंबर सिस्टम उसका हिंदू अरेबिक सिस्टम बोला जाता है। मुझे और भी आश्चर्य होता था कि मेरे जो चाइनीज दोस्त हैं वो संस्कृत के वर्ड्स बोलते थे। चाइनीज भाषा में तकरीबन 3600 शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिए गए। दुनिया की ऐसी कोई भी वैज्ञानिक विधा नहीं है जिसका उल्लेख संस्कृत में नहीं होता।
मैं आजकल इस तरह का एक प्रेजेंटेशन बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे हम ये बता सकें कि हमारे जो पुराने जो मैथोलॉजी भी नहीं कहना चाहिए, हमारा जो लिटरेचर है जिसमें वेद या पुराण या इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें विज्ञान की अलग अलग विधाएं किस प्रकार से प्रचलित थी, इसका विवरण है। इस तरह का एक प्रेजेंटेशन मैं आजकल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं हो सकता है कुछ दिनों बाद आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आपको जान के आश्चर्य हुआ कि विमान बनाने के लिए एक अलग शास्त्र है, विमान शास्त्र। उसमें पूरा बताया कि विमान कैसे बनाया जाता है। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पुराने जमाने में पालकी उठा के चलाया जाता था, महिलाओं को और बड़े लोगों को पालकी में बिठाते थे। पालकी के लिए जो बैम्बू होता है वो वक्र होना चाहिए। तो वक्र बैम्बू कैसे पैदा किया जाए, वनस्पति शास्त्र में उसके बारे में भी उसकी विधि दी हुई है कि वो वक्र कैसे, बैम्बू जो है वक्र कैसे पैदा हो। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। बड़ा सोच करके आश्चर्य होता है कि पुरानी जो साइंस थी या हमारी जो संस्कृति थी या जो भाषा थी वो इतनी समृद्ध थी। संस्कृत भाषा मैं आपको फिर बता दूँ कभी भी आम जन की भाषा नहीं रही। जिस तरह से आज हम अलग अलग भाषा में बात करते हैं, लेकिन जब भी एग्जाम आप लोग लिखते हैं या बुक्स पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश हमारी स्कॉलरली लैंग्वेज है, यानी कि पढ़ाई लिखाई की लैंग्वेज इंग्लिश होगी। कोई जर्मनी में है, कोई फ्रांस में, जापान में, चाइनीज में, अगर कहीं भी कोई है काम भले से वो किस में करे, लेकिन अगर अपनी शोध को अगर उसको पब्लिश करना है तो उसको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। इंग्लिश हमारी स्कॉलरली लैंग्वेज। उसी तरह से संस्कृत हमेशा से स्कॉलरली लैंग्वेज यानी कि प्रबुद्ध जनों की या पढ़ाई लिखाई की भाषा हुआ करती थी, और वही आज भी है और आगे भी इसी तरह का होगा। शब्दकोश की जहां तक बात करें, आप लोगों को फिर आश्चर्य होगा। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन नए नए शब्दों की रचना हो चुकी है। अभी तक 130 अरब शब्द जो है संस्कृत भाषा के बन चुके हैं, और आने वाले 100 वर्षों में अगर यही रफ्तार रही तो तकरीबन इतने शब्द फिर से बन जाएंगे। तो इस भाषा की खूबसूरती ये है कि इसकी ग्रामर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी नए से नए वर्ड्स बनते जा रहे हैं। संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें सबसे लंबा शब्द भी मिल जाएगा और सबसे छोटा शब्द भी मिल जाएगा। इसमें कई तरह के आविष्कार होते। मुझे तो बड़ा मजा आता है जब इस तरह की बात होती है। कई इस तरह के वाक्य होते हैं जो स्वयं में प्रश्न होते हैं, स्वयं में उत्तर होते हैं। इसी तरह का संस्कृत का एक शब्द है केदार रक्षति। अभी प्रश्न भी है, केदार रक्षति का मतलब होता है कि आपके परिवार की रक्षा कौन करता है, का भरण पोषण कौन करता है। दार का मतलब पति और बच्चों से लिया जाता है, केदार रक्षति। और केदार का मतलब प्रॉपर्टी भी होता है। तो ये प्रश्न है और ये इसका उत्तर भी है। केदार रक्षति, केदार रक्षति। केदार का मतलब प्रॉपर्टी भी है कि प्रॉपर्टी विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली। जो आपकी जमीन जायदाद है वो आपके परिवार और बच्चों की रक्षा कर सकता है। मतलब इस तरह के कई इसका आविष्कार हो चुके हैं, कई तरह के प्रयोग हो चुके हैं, ऐसी कई विधाएं हैं अकल्पनीय। हमारे लिए संभव ही नहीं है कि जो 130 अरब शब्दों की रचना हो चुकी है उनकी हम बात कर सकें। हम जितना शोध नहीं कर रहे उससे ज़्यादा जर्मनी और यूएस में इसके बारे में शोध हो रहा है। मैं बधाई दूंगा मानव संसाधन विभाग को भी और तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली आयोग को भी, इस तरह का उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम रहा होगा और इसमें आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। अब मेरी भी काफ़ी रुचि है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जो शब्दकोश बना है एक बार देखना चाहूँगा। उसमें अपना जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मैं जरूर दूँगा। मुझे फिर बहुत प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, यहाँ पर तो मुझे बुलाया। हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं पुनः डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी से धन्यवाद सर।
धन्यवाद सर। धन्यवाद। और अब मैं आप सभी